गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत वेलकम है आपका 25 जुलाई की इस वीडियो के साथ, जिसमें हम आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से क्लास 9th के लिए आई वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। तो आज की आपकी पहली वर्कशीट इंग्लिश की है और आज जो टॉपिक आपके पास आया है वो ग्रामर का टॉपिक है। जैसे पिछली क्लास में हमने डायरी एंट्री करी थी, आज हमारे पास ग्रामर का टॉपिक आया है और टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, यानी स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। पहले जल्दी से ऊपर अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। तो समझते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए सेंटेंस को किसी और व्यक्ति को बताना। जैसे आपके किसी मित्र ने आपको कुछ बताना चाहा कि भाई उसने मुझे बोला था कि वो ऐसा करेगा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। यहां देख लेते हैं कि आपकी वर्कशीट में क्या लिखा है। वर्कशीट में लिखा है टॉमी सेड दैट आई फाउंड अ रियल बुक। तो स्पीकर ने क्या रिपोर्ट किया? टॉमी सेड दैट ही फाउंड अ रियल बुक। आई का क्या हो गया? ही। तो ये रूल्स देख लेते हैं, कुछ रूल्स हैं। Following are the examples of changing direct to indirect speech from the fun they had. तो कुछ examples दिए हुए। सिंपल प्रेजेंट का है मार्गरी सेड आई लाइक टू रीड डेली बुक्स। इसका क्या हो जाएगा? मार्गरी सेड दैट शी लाइक्ड टू रीड डेली बुक्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मार्गी सेड आई एम रीडिंग अ डेली बुक। इसका हो जाएगा शी वाज रीडिंग अ डेली बुक। Margaret said, I have read a telebook. Past, present perfect. तो past perfect बन जाएगा Margaret told that she had read a telebook. Margaret said, I have been reading a telebook. Present perfect. और इसका हो जाएगा she had been reading a telebook. Simple past. Margaret said, I read the telebook in the morning. तो इसका हो जाएगा Margaret said that she had read the telebook that morning. इन द मॉर्निंग का क्या हो गया? दैट मॉर्निंग। तो ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। अब देखते हैं रूल्स कि क्या किस में बदलेगा। आई बदलेगा ही और शी में, जेंडर के हिसाब से। मी बदलेगा हिम और हर में। माय बदल जाता है हिज और हर में। दिस बदल जाता है दैट में। वी बदलेगा दे में। नाउ बदलेगा दिन में। टुडे बदलेगा दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, हियर, देयर, दिस वीक, द वीक बिफोर, सॉरी लास्ट वीक का द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक द वीक आफ्टर, यस्टरडे का द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, एगो मतलब पहले, बिफोर तो एगो की जगह बिफोर भी आ सकता है। तो अब देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले ही सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। पहला सेंटेंस है मार्गी सेड वी लिव इन द ईयर 2157। तो इसका देखिए दो हैं, एक है मार्गी सेड दैट वी लिव इन द ईयर 2157, पर ये तो रिपोर्टेड स्पीच लग नहीं रही। रिपोर्टेड स्पीच है दूसरी, मार्गी सेड दैट दे लिव्ड इन द ईयर 2157। तो आपका जो आंसर है वो हो गया ये वाला। दूसरा है मदर टोल्ड मार्गी एंड टॉमी विल गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। तो इसका एक है मदर टोल्ड दैट मार्गी एंड टॉमी वुड गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही जो सेंटेंस है बिल्कुल सेम है, तो मैंने सेकंड वाला सिलेक्ट कर दिया। सेम सेंटेंसेस हैं, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। थर्ड है टॉमी सेड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टेक्स्ट। टॉमी सेड दैट वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टेक्स्ट। टॉमी सेड दैट दे वर। तो आई का आपने देखा था कि वी का दे हो जाता है, तो इसमें यहाँ पे ऊपर भी वी था और इन्होंने आंसर में भी वी लिखा, मतलब ऊपर वाला गलत है, तो नीचे वाला आंसर होगा टॉमी सेड दैट दे वर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग टेक्स्ट। टॉमी टोल्ड आई फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। तो टॉमी ने क्या बोला? दैट ही फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक।
तो फाउंड का फाउंड ही रहा, सेकंड फॉर्म फाइंड नहीं होगा, इसलिए ये सेकंड वाला गलत है। ये है मार्गी टोल्ड आई हैव नेवर सीन a printed book on paper. A book printed on paper. So Margie told, I have never seen a book printed on paper. Margie told that I, she तो किया ही नहीं, इसमें she हुआ है तो ये सही है. She had never seen a book printed on paper. Mother explained, your grandfather went to a school where the students had a human teacher who taught them. Mother explained that grandfather went to a school where the students had a human teacher who teaches them. तो अब ध्यान से देखें तो टीचर्स देम नहीं होगा, टीचर्स का टॉट हो जाएगा, तो सेकंड वाला सही है। मदर एक्सप्लेन ग्रैंडफादर वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु टॉट देम, वो उनको पढ़ाते थे। तो ये आपके इंग्लिश के आंसर हो गए। स्क्रीन पॉज करके अपने आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सॉल्व करिए और तब देखिए कि इस वीडियो से आप हेल्प लीजिए कि आंसर जो आपने सही की जो किए हैं वो सही हैं या फिर नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो कि है अर्थशास्त्र। तो आज का विषय जो है वो सामाजिक विज्ञान है। संसाधन के रूप में लोग, उपपद नाम, शिक्षक नाम, और आज का जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी। हमारे आसपास कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है। हम सभी जानते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है। जब किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती तो उसको हम कहते हैं कि वो बेरोजगार है, और नौकरी ना मिलने की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूर दर पर काम नहीं मिलता। जितना उनको मिलना चाहिए पैसा उतना उनको नहीं मिलता, तो वो भी बेरोजगारी है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके कई प्रकार हैं, तो देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। 3 प्रकार हैं। सबसे पहला मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रकार है जब उत्पन्न होती है जब साल के कुछ महीनों में कृषकों को रोजगार नहीं मिलता। जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उन्हें इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। जब धान की या गेहूं की जब बुआई होती है, कटाई होती है, तब तो रोजगार होता है, लेकिन जब वो नहीं होता तो वो बेरोजगारी आ जाती है। आपने कई बार देखा होगा बिहार, यूपी के बहुत सारे श्रमिक पंजाब और उत्तर प्रदेश जाते हैं धान की कटाई के लिए, गेहूं की कटाई के लिए, सरसों की कटाई के समय, बुआई के समय। उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो जब कटाई का समय है तब तो रोजगार है, बाकी समय रोजगार नहीं है। दूसरा है छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। छिप शब्द है जैसे स्पष्ट कि लोग रोजगार में दिखते तो हैं, वास्तव में होते नहीं है। कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और अगर 8 लोग जुड़े हुए हैं तो इस हिसाब से 3 अतिरिक्त लोग छुपे हुए बेरोजगार हैं। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो उससे कृषि भूमि की पैदावार और उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि उस खेत में, किसी खेत में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और 8 लोग काम कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की बेरोजगारी है, क्योंकि 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसका कोई फायदा तो उनको होगा नहीं। आखिरी है शिक्षित बेरोजगारी। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ही सामान्य रूप से दिखती है। बहुत से युवा मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तकनीकी रूप से योग्य युवाओं के मध्य भी निम्न औद्योगिक वृद्धि दर के कारण बेरोजगारी बनी रहती है। यानी कि आपने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपको जैसी नौकरी चाहिए थी या मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, तो ये भी एक तरीके की बेरोजगारी है। तो 3 तरीके की बेरोजगारी हमने पढ़ी। और बेरोजगारी का नुकसान क्या होता है कि ये बात सही है कि बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी होती है। तो मानव संसाधन जो होगा वो खराब होगा, बेरोजगारी के कारण लोग काम नहीं कर पाएंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं फिर। तो पहला प्रश्न है कि अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? तो जब ये वर्कशीट शुरू हुई थी तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बेरोजगारी की वह स्थिति जब लोग
काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है अनैच्छिक बेरोजगारी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मानव संसाधन की बर्बादी है, इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हम कहते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी चिप शब्द से ही जैसे स्पष्ट होता है कि लोग रोजगार में दिखते हैं पर वास्तव में होते नहीं है। कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और 8 लोग जुड़े हैं तो इस हिसाब से 3 अतिरिक्त लोग छुपे हुए बेरोजगार हैं। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो उससे कृषि भूमि की पैदावार और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह बात सही है कि बेरोजगारी मानव संसाधन की बर्बादी ही होती है। तो आपके 2 पार्ट है आंसर के, पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे आप और फिर ये वाला पार्ट लिखेंगे। टोटल 2 पार्ट में अपना आंसर लिखेंगे आप। तो ये आपका हो गया प्रश्न दूसरा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न चित्र किस प्रकार की बेरोजगारी को बताता है, इसे दूर करने के लिए आप कौन से उपाय देंगे? तो आप सामने देखेंगे तो एक व्यक्ति लिखा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति दिख रहा है और लिखा है मुझे नौकरी चाहिए, यानी कि ये बेरोजगार है। तो देखते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के कौन से उपाय होते हैं। तो ये आ गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर कि जनसंख्या, स्टार्टअप्स और शिक्षा, इन तीनों से हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। पहला है जनसंख्या। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए यह संभव नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार दिलवा सके। रोजगार पाने के मुख्य उपाय हैं, पहला जनसंख्या को काबू करना। दूसरा पॉइंट है स्टार्टअप। यदि ज्यादा मात्रा में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा तो युवाओं को ज्यादा मात्रा में नौकरियां मिलेंगी। तो ये दूसरा है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है नई कंपनियां आना। जब नई कंपनियां आती हैं तो जाहिर सी बात है कि होता है नई कंपनियों के आने पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये हमारा जनसंख्या हो गया था पहला पॉइंट। स्टार्टअप हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है शिक्षा। भारत में व्याप्त अशिक्षा भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अनपढ़ हैं। उसके अलावा शिक्षा के एक पॉइंट आप अपने आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि शिक्षा के स्तर में सुधार भी जरूरी है यदि हम बेरोजगारी को दूर करना चाहें। व्यक्ति पढ़ लिख कर भी जो स्किल है वो डेवलप नहीं कर पाता, जो क्वालिटी है वो डेवलप नहीं कर पाता, वो नहीं आ पाती उसके अंदर, जिस कारण वो बेरोजगार रह जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। नोट डाउन करना है तो स्क्रीन पॉज करके और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्न चित्र क्या कह रहा है? वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में आई जबरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोजगारी को बढ़ाया है, उदाहरण देकर समझाइए। तो कर लेते हैं, बहुत इजी है भाई। कोरोना जब आया तो इससे कई व्यापार तो ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हो गए। होटल, टूरिज्म, टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं, रेस्टोरेंट वाले, कैफे वाले, जिनका रोजगार पूरी तरीके से बंद हो गया क्योंकि लोगों का बाहर निकलना, आपस में मिलना जुलना बंद हो गया। तो उत्तर देख लेते हैं इसका, जो मैंने एक एग्जाम्पल आंसर लिखा है। कोरोना महामारी के आने से कई ऐसे उद्योग हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद हैं, जैसे कैफे, होटल आदि। वहां के कर्मचारियों को या तो बंद कर दिया गया है या उन्हें लंबे वेतन पर, ज्यादातर वेतन के बिना भेज दिया गया है। थोड़ा सा एडिट किया मैंने क्वेश्चन को, आंसर को। वहां के कर्मचारियों को या तो इस्तीफा दे दिया गया है या उन्हें लंबे समय तक बिना वेतन के भेजा गया है। एयरलाइंस और परिवहन उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण लाखों लोग अपनी नौकरी खो देंगे, जिससे बेरोजगारी के स्तर में भारी वृद्धि होगी। ये कोरोना के कारण आई आर्थिक मंदी का भी
एक कारण है कि लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। लिख लीजिए आप इसका आंसर। वापस चलते हैं हम अपनी वर्कशीट पर। तो हमने चारों वर्कशीट, इस पूरी वर्कशीट के चारों क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है और आंसर भी हमने देख लिए हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।